हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अब तक हमने यूपीएससी मेंस के पेपर्स की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से रिसोर्सेज को हमको पढ़ना चाहिए, रेफर करना चाहिए, उसकी बातें करी। हमने प्रीलिम्स के बाद में मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ना है, जीएस पेपर सेकंड में क्या पढ़ना है। आज हम बात करेंगे जीएस के मेंस के पेपर 3 की, यानी उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी होती है, क्या क्या किताबें आपको पढ़नी चाहिए। देखिए, एक चीज हमें सबसे पहले जो समझने की आवश्यकता यह है कि मेंस का जो तैयारी करने का जो पैटर्न है वो वैसा नहीं होता जैसे बाकी सर्विसेज का आप करते हैं या फिर इवन प्रीलिम्स का भी करते हैं। प्रीलिम्स में जहाँ पढ़ाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की होती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की होती है, वहीं मेंस का जो पेपर है वो एक्सप्रेशन पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो बार बार मैं ये कहता रहा हूं कि आप मेंस के पेपर्स में या मेंस की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई मत करें। मैंने अक्सर बहुधा लोगों को ऐसा देखा है कि वो ज्यादातर इनपुट्स पे लगे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें गैदर करने के लिए लगे रहते हैं। उनकी प्रीलिम्स की तैयारी का पैटर्न, मेंस की तैयारी का पैटर्न जो है लगभग एक जैसा ही है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप रिपीटेडली मेंस देते जाओगे, आपका इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। ये मेरा बहुत पुराना अनुभव है। मैं लगभग 20 साल 2000 से लोगों को तैयारी करते हुए देख रहा हूँ। मैंने खुद ने भी तैयारी की है, मैं असफल भी हुआ हूँ, सफल भी हुआ हूँ। तो हर जो एस्पेक्ट्स को मैं भली बातें समझता हूं। तो मेरे अनुभव से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको मेंस की तैयारी के लिए कम से कम पढ़ना है, कम से कम किताबें टच करनी है। वैसे ही पढ़ना है जैसा कि आप नॉर्मल कोई आदमी न्यूज़पेपर को पढ़ता है वो कैसे पढ़ता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस मेंस के एग्जामिनेशन का वो ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए और आप उस चीज पर मनन करें। अगर आप मनन नहीं करेंगे, आपका खुद का टेक नहीं होगा उसके ऊपर, आपका खुद का व्यू नहीं होगा, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, तो मेंस में आप रटी रटाई चीजें लिखोगे तो आपको ज्यादा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कितने भी नोट्स पढ़ लीजिए, जब तक आपका खुद का उसके संबंध में कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं बनेगा तब तक मेंस की तैयारी अधूरी रहेगी। इसलिए कम से कम चीजें पढ़िए, कम से कम किताबें पढ़िए। ज्यादातर न्यूज़पेपर पर बेस्ड एग्जाम आता है, न्यूज़पेपर पढ़िए, ढंग से पढ़िए, उस पर बर्डन मत लीजिए खुद के ऊपर उसको पढ़ते समय। आप ये मान के चलिए कि इसमें से जनरल सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड है, फिर उसमें क्या क्या और चीजें आती है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उनकी क्या क्या टॉपिक्स रहे हैं और आपको कौन कौन सी किताबें देखनी है। देखिए, मोटे रूप में जीएस का जो पेपर 3 है मेंस का, उसमें जो चीजें पूछी जाती है सबसे बड़ा एस्पेक्ट है इकोनॉमी का। ओवरऑल इकोनॉमी कैसी है, बजटिंग कैसे बनती है, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे काम चलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी बातें आपके मेंस के पेपर में आपसे पूछी जाएंगी और उस पर आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। इस पे आपको रटी रटाई चीजें नहीं देखनी चाहिए। अब एक एक करके पेपर भी इसमें देखेंगे। सेकंड जो पार्ट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। एवरीडे लाइफ में, दैनिक जीवन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता जा रहा है। चाहे हम घर में रह रहे हो, चाहे हम बाहर जाएं, तो टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को छुआ। तो उसकी समझ आपको उस रूप में होनी चाहिए जैसे एक सिविल सर्वेंट समझता है। एक चीज। दूसरा, भारत के साइंटिस्ट, उनका क्या क्या योगदान रहा इंडिया के पर्सपेक्टिव में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ये पूछा जाता है। फिर कुछ टेक्नोलॉजी जैसे स्पेस साइंस हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इस तरह की जो रोबोटिक्स हो गया, ये जो टेक्नोलॉजी है इन पर जो है आपकी समझ अच्छे से होनी चाहिए और उसके वर्तमान के क्या क्या आयाम है, क्या क्या पर्सपेक्टिव है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए, न कि रट्टा मारने की। तीसरा जो पार्ट है इस पेपर के लिए वो है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को जब वो अपने पद पर आता है तो सबसे बड़ा काम ये रहता है कि आपदा प्रबंधन किस तरह से करे, उसके हर आयाम को, आपदा होने से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद, जो मैन और मटेरियल का लॉस है उसको कैसे कम करना, उसके लिए क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या संस्थान, उन सब की जो है भली भांति आपको समझ होनी चाहिए। चौथा जो पार्ट इससे संबंधित को पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी नियम कायदे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, उनके संदर्भ में भारत में क्या क्या स्थिति है वो भी आपको पढ़नी है। पांचवा जो पार्ट है वो भारत की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा से संबंधित है। भारत की सुरक्षा चाहे थल में हो, जल में हो, नभ में हो, साइबर स्पेस में हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम जो है किस तरह से हमारे देश को बचा के रख पा रहे हैं, साइबर अटैक से संबंधित मुद्दे जो है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो है उनके बारे में हमें जो है पढ़ना पड़ता है। भारत के इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन सब पर आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और उस पर अपना आपका मत होना चाहिए। तो मेंस की तैयारी का जो आप सलीका जो आपका वो है, ज्यादा पढ़ने की बजाय आप काम की चीजें पढ़े, कम पढ़े, फिर उसको गुने, उसको बुने, उस पर मनन करें,
और फिर अपना जो है पॉइंट आप लिखना सीखिए। दिन में अगर आप 2-3 घंटा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस रहती है तो प्रीलिम से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है आपका मेंस। तो मेंस जो है वो देखता है कि आपकी लेखन अभिव्यक्ति, लेखन कौशल कैसा है, आपका जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, आप अपने विचारों को, वर्तमान में जो चीजें हो रही है उनको आप कैसे समझते हैं और कैसे लिखते हैं। यही मेंस है, यही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, न कि आप जो है लगातार पढ़ते जाएं। अब मैं आपको एक एक टॉपिक्स में बताता हूं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए तो आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है इकोनॉमी का, इकोनॉमी में जीडीपी की स्थिति कैसी है, हमारी इकोनॉमी का साइज कैसा है, डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या मुद्दे हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या मुद्दे हैं, देश में कितने संसाधन है, उनका मोबिलाइजेशन कैसे किया जाता है, उनको कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। ये सारी बातें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे 2019 से 2013 तक, 2013 इसलिए क्योंकि 2013 से मेंस का सिलेबस चेंज हो गया, तो आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें आप जो टॉपिक्स बोल्ड किए हुए हैं, कलर्ड है, उसमें आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि किन किन क्षेत्र से आपसे टॉपिक जो है, जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से। 2019 में जीडीपी ग्रोथ रेट और मुद्रास्फीति के बीच में यानी इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशंस को पूछा गया है। 2019 में ही समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ पे सवाल पूछा गया है। 2018 में नीति आयोग पे सवाल पूछा गया है। 2017 में भारत में जो बचत दर है, सेविंग रेट है, और भारत की जो विकास दर है उनके बीच के संबंध को पूछा गया है। 2017 में भारत की विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में प्रश्न पूछा गया है। 2017 में इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सवाल पूछा गया है। 2016 में भारत के वित्तीय समावेशन से संबंधित प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन पे सवाल पूछा गया है। अगेन 2016 में एक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए भारत में क्या क्या चैलेंजेस हैं उन पे प्रश्न पूछा गया है। 2015 में भारत के आर्थिक विकास के स्वरूप पर प्रश्न पूछा गया है कि कैसे जिससे जो है रोजगार सृजन नहीं हो रहे। 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर सवाल पूछा गया है। 2014 में अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ पे सवाल पूछा गया है। 2013 में इंक्लूसिव ग्रोथ और सीएसआर जो है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर सवाल पूछा गया है। इससे पहले 2014 में डेमोग्राफिक डिविडेंड पे और 2015 में स्किल इंडिया प्रोग्राम पर भी सवाल पूछे गए हैं। आपने देखा होगा कि सारे सवाल जो है इंक्लूसिव ग्रोथ, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, कंजप्शन रेट, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और भारत में ऐसा क्या है जिससे हम विकास कर सके, तो भारत के आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और विकास की समझ जो है आपको बेहतरीन रूप से होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक जो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 11th और 12th की बुक्स जो है भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उस पर जो देखिए 3 किताबें आपको रेफर करनी है और 2 साल की आपको योजना पढ़नी है। 2 साल की योजना में ये टॉपिक्स बार बार आएंगे तो आपको उसके आयाम जो है ठीक से समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा कोई भी किताब मत पढ़िए, और जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो या द हिंदू पढ़ते हो या कोई हिंदी का राष्ट्रीय अखबार पढ़ते हो, दैनिक जनसत्ता, दैनिक हिंदुस्तान, जो भी पढ़ते हो, उसमें आपकी उस एंगल से आपकी समझ बननी चाहिए कि भारत का आर्थिक विकास जो है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या क्या इसके बीच में जो है अड़चने आ रही है, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को समावेशी विकास में क्यों नहीं शामिल कर पा रहे हैं। तो रियल मुद्दे, और जब आप ये पढ़ लो तो उसके बाद में आपको आंख बंद करके आप कोशिश करो मनन करने की, आपको कितनी चीजें याद है, कितने आयाम उसके बारे में आप जानते हो, तब आप लिखिए। तो आपका जो आपकी तैयारी जो है वो पूरी होलिस्टिकली तैयार होगी, ना कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ने बैठ जाओ और जो है पन्ना दर पन्ना पढ़ते जाओ और आपका टाइम मेंस का निकल जाए। इकोनॉमी का जो सेकंड पार्ट है वो बजटिंग से रिलेटेड है, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है, राजकोषीय नीति। बजट का मतलब है सरकार को पैसा कहां से मिलता है, उसके लिए टैक्स से संबंधित सरकार क्या करती है, नॉन टैक्स से रिलेटेड क्या करती है, पीएसयू से रिलेटेड क्या करती है, पैसा सरकार कहां खर्च करती है, डेवलपमेंट में कहां करती है, रेवेन्यू मॉडल में कहां करती है, रखरखाव का पैसा कहां खर्च किया जाता है, सब्सिडीज इत्यादि, ये सारी बातें जो है बजटिंग में आती है। तो बजटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है देश के आर्थिक विकास के संबंध में, तो उसकी समझ भी आपको ढंग से होनी चाहिए। तो जब भी बजट आए तो बजट के डॉक्यूमेंट को आपको ढंग से पढ़ना है। उसके साथ में इकोनॉमिक सर्वे आता है, थोड़ा टफ आता है, लेकिन उसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें क्या क्या चीजों को कवर करने का प्रयास किया गया। अगर आप प्रश्न देखेंगे 2013 से लेकर 2019 तक के, तो आप देखिए 2019 में जीएसटी पर सवाल पूछा गया है, 2019 में बजट निर्माण में प्रश्न पूछा गया है, 2018 में जो दीर्घकालीन कैपिटल गेन टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उस पर सवाल पूछा गया। 2017 में अगेन बजट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 2016 में जेंडर बजटिंग पे सवाल पूछा गया है। 2015 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सब्सिडी से रिलेटेड है वो जो प्रश्न पूछा गया है। 2013 में एफआरबीएम एक्ट, टैक्स एक्सपेंडिचर और जीएसटी पे सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए आपको खुद को भी लग गया होगा कि जो प्रश्न है वो उसका दायरा बिल्कुल सीमित है, टॉपिक बड़ा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उनके आगे पीछे नहीं घूमना। बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है और उस पर एटलीस्ट आपको 10 से 15 पॉइंट हर वक्त याद होने चाहिए, उसके हर आयाम के बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में, तो आप आराम से कर पाएंगे। जीएसटी बहुत बड़ा टॉपिक है, जेंडर बजटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है,
टैक्स एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बजटिंग से रिलेटेड 8-10 ही टॉपिक बनते हैं। उन पर आप योजना पढ़िए, उन पर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, उन पर आप जो है अपना बजट का डॉक्यूमेंट पढ़िए और एनसीईआरटी की 3 किताबें पढ़िए। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। इकोनॉमी का जो तीसरा पार्ट है जीएस थर्ड में, जीएस पेपर 3 में, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सड़कें कैसी है, ठीक है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो हमारा एविएशन सेक्टर है वो कैसा काम कर रहा है, हमारा पावर का सेक्टर कैसे काम कर रहा है, कम्युनिकेशन का सेक्टर कैसे काम कर रहा है। तो ये सारे जो सेक्टर हैं ये हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक है। तो इनसे संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं वो आपको जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। कौन कौन से प्रश्न आए आप देखिए 2013 से 19 तक। 2018 में नाभिकीय ऊर्जा पे सवाल पूछा गया है। 2018 में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्यों पर प्रश्न पूछा गया है। 2017 में भारत में एयरपोर्ट्स की स्थिति के बारे में, 2016 में स्मार्ट सिटी और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में सवाल पूछा गया है। 2015 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 2014 में कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि सरकार अगर लैंड को एक्वायर करती है, भूमि का अधिग्रहण करती है विकास के लिए, तो उसके क्या क्या आयाम है। 2014 में नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आई थी, उस पर प्रश्न पूछा गया है। 2014 में पीपीपी मॉडल पे प्रश्न पूछा गया, 2013 में भी पीपीपी मॉडल पे प्रश्न पूछा गया। प्रश्न देख के खुद ब खुद हमें पता चल जाता है कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आते हैं। तो 10 से 15 टॉपिक ही बनते हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हो, रूरल जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है, एविएशन सेक्टर की क्या स्थिति है, रेलवेज में क्या क्या परियोजनाएं चल रही है, सड़क क्षेत्र में क्या क्या परियोजनाएं चल रही है, सिंचाई में क्या हो रहा है, ऊर्जा में क्या हो रहा है, उन पर आपकी बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। गहरी समझ का मतलब है उसकी बेसिक समझ होनी चाहिए। उसके लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ वो 3 एनसीईआरटी की बुक्स और 2 साल की आप योजना ढंग से पढ़िए। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अपर्याप्त है तो आपको इन्हीं टॉपिक को आप विकिपीडिया पे डालोगे तो विकिपीडिया पे बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई किताब इसके लिए नहीं पढ़नी। अगला जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का वो है हमारे पास में, देखिए संसाधन हो गए, हमने देश के आर्थिक विकास की बातें कर ली, सरकार ने बजट बना लिया, अब है सरकार की नीतियां। तो सरकार की जो नीतियां है, एलपीजी की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे रिलेटेड सरकार क्या क्या नीतियां बनाती है जिससे भारत के आर्थिक विकास की दौड़ जो है वो तेजी से आगे हम जो है बढ़ सके, उससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या क्या है। 2018 में संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म पे सवाल पूछा गया है। 2017 में भारत की औद्योगिक नीति पे प्रश्न पूछा गया है। 2016 में वैश्वीकरण और बेरोजगारी की स्थिति पे प्रश्न पूछा गया है। 2014 में भारत के औद्योगिक आधार और एफडीआई पे सवाल पूछा गया है। 2013 में मल्टीनेशनल कंपनीज पे सवाल पूछा गया है और रिटेल सेक्टर में एफडीआई पर प्रश्न पूछा गया है। अगेन इसके लिए 2 साल की आपको योजना पढ़नी है, 3 एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है और इकोनॉमिक सर्वे जो आता है भारत सरकार का खुद का जो डॉक्यूमेंट है, जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ पार्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगला जो टॉपिक है इकोनॉमी पर वो है भारत की कृषि। कृषि पर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। एक कृषक जो है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, भारत की कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के क्या कारण है, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला भारत का क्षेत्र जो है वो क्यों पिछड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर क्यों एक अच्छी बिजनेस एक्टिविटी क्यों नहीं बन पाता है, उसके बारे में आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रश्न क्या क्या पूछे गए देखिए आप। 2019 में कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर प्रश्न पूछा गया है। नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट पर भी सवाल पूछा गया है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में वाटर इंजीनियरिंग पे सवाल भी पूछा गया है। देखिए 2019 में ही 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा 2018 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक ऑर्गेनिक स्टेट बनाया था सिक्किम को, ऑर्गेनिक स्टेट का क्या मतलब होता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पे सवाल पूछा गया है और जो हमारा जो फसल का जो पैटर्न है, प्रारूप है, उस पे यानी क्रॉपिंग पैटर्न पे प्रश्न पूछा गया है। 2017 में जो फसल के विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे प्रश्न है। 2016 में वाटर यूज एफिशिएंसी, एलियोपैथी पे प्रश्न पूछा गया है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर प्रश्न पूछा गया है। अगेन 2 साल की योजना, 2 साल का कुरुक्षेत्र। कृषि के लिए आपको कुरुक्षेत्र मैगजीन भी पढ़नी पड़ेगी, ग्रामीण विकास मंत्रालय की मैगजीन आती है वो, और बजट का डॉक्यूमेंट्स और इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। सरकार की नई नई क्या है, और आप रोज जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें कृषि से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं उसकी आपको समझ होनी चाहिए, न कि आप रटी रटाई चीजें कि इसमें कितने में एमएसपी दे रहे हैं कितने में नहीं दे रहे हैं, उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी कृषि से संबंधित, कृषि में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का योगदान क्या है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो प्रश्न है, एमएसपी से रिलेटेड प्रश्न है, ये भी बहुत प्रिय प्रश्न है यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के अंदर। कौन कौन से प्रश्न आए आप देखिए। 2017 में टेक्नोलॉजी का प्रयोग है और फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न है। 2015 में डिजिटल इंडिया का फार्मर्स के लिए क्या योगदान होता है उस पर प्रश्न पूछा गया है। 2019 में फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर प्रश्न पूछा गया है। 2018 में सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे प्रश्न पूछा गया है। 2015 में अगेन
कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स पे सवाल पूछा गया है। 2015 में पशुपालन पे प्रश्न पूछा गया है। 15 में ही आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग पे सवाल पूछा गया है। 2014 में एपीएमसी पे और पिंक रेवोल्यूशन पर 2013 में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो 2016 में लैंड रिफॉर्म्स पर और 2013 में एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया पे प्रश्न पूछे गए हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इस पे बारंबार प्रश्न आते हैं, सब्सिडी से संबंधित, कृषि सब्सिडी, फार्म सब्सिडी से संबंधित। तो 2019 में इस पर प्रश्न पूछा गया, 2018 में एमएसपी पे प्रश्न पूछा गया, 2017 में क्रॉप इंश्योरेंस पे प्रश्न पूछा गया, 2014 में रूरल क्रेडिट यानी ग्रामीण साख पे प्रश्न पूछा गया है, 2013 में फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर सब्सिडीज पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृषि आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। कृषि से संबंधित टॉपिक्स जो हैं वो आपको लिख के और इन मैगजीन से, योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन से, इनसे संबंध में जो जो आर्टिकल्स आते हैं उनको समझिए। और बाकी जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे में इसके लेटेस्ट चीजें मिल जाएंगी। कोई भी गाइड, कोई भी नोट्स, कोई भी मोटी किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, आराम से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। उन पर आपके खुद के कुछ ना कुछ विचार होने चाहिए। कृषि क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी कुल मिला के इतनी पूछी जाती है। सेकंड जो सेगमेंट है पेपर 3 का वो है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको क्या क्या पहले, दौरान और बाद में क्या क्या कदम उठाने चाहिए एज ए सिटीजन, एज ए सिविल सर्वेंट, उनसे संबंधित आपकी समझ होनी चाहिए। प्रश्न क्या क्या पूछे पहले वो देखिए। 2019 में लैंडस्लाइड्स पे प्रश्न पूछा गया है। 2019 में ही डिजास्टर इंपैक्ट यानी कोई भी आपदा होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें वल्नरेबल सेक्शन कौन सा होता है। 2018 में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर प्रश्न पूछा गया है, सेंदाई फ्रेमवर्क के ऊपर। 2017 में सुनामी पर एनडीएमए एक्ट पे प्रश्न पूछा गया है। 2016 में शहरी बाढ़ों पे प्रश्न पूछा गया है। 2016 में अगेन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए पे प्रश्न पूछा गया है। 2015 में भूकंप पर, 2014 में अल नीनो पर और 2013 में डिजास्टर से पहले के प्रबंधन के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में फिक्स है, या तो फ्लड आ गई है, या अर्थक्वेक आ गया है, या सुनामी आ गया है, या कहीं पे आग लग गई है, या पे कोई पेंडेमिक फैल गया, तो वैसे में क्या क्या काम होने चाहिए उस पर प्रश्न आते हैं घूम फिर के। तो उस पर आप जो है एनडीएमए की वेबसाइट है उसको रिफर कर सकते हो। योजना कुरुक्षेत्र में भी आपदा प्रबंधन पे एक विशेषांक आता है, वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया विकिपीडिया पे आपको टॉपिक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई किताब इस पे नहीं पढ़नी है। तीसरा जो सेगमेंट है जो जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है वो पूछा जाता है एनवायरमेंट पे। एनवायरमेंट के कंजर्वेशन, पॉल्यूशन से संबंधित प्रश्न क्या क्या बनते हैं वो आप देखिए। 2019 में किसी भी इकोसिस्टम यानी परितंत्र की कैरिंग कैपेसिटी पे प्रश्न पूछा गया है। 2018 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे प्रश्न पूछा गया है। रामसर कन्वेंशन पे प्रश्न पूछा गया है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पे प्रश्न पूछा गया है। 2017 में क्लाइमेट चेंज पे प्रश्न पूछा गया है। 2016 में पुनर्स्थापन यानी रिहेबिलिटेशन पर प्रश्न पूछा गया है। 2013 में इलीगल माइनिंग पे प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम ऑन लाइट, एलईडी प्रोग्राम, सोलर एनर्जी, कार्बन क्रेडिट, एनवायरमेंट इंपैक्ट्स ऑफ कोल्ड फायर्ड थर्मल प्लांट्स, ग्रीन एनर्जी, रिवर लिंकिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, नमामि गंगे और हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट इन इंडिया, इन सब पर प्रश्न पूछे गए हैं। यानी भारत में बड़ी बड़ी पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरणीय मुद्दे क्या है, मुद्दों का स्वरूप क्या है, उसके प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं, किन किन लोगों का जो है रिप्लेसमेंट हो रहा है। उनके इंग्लिश मीडियम के हो तो शंकर आईएएस एकेडमी के शंकर के जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी नोट्स आते हैं, उनकी बुकलेट आती है, वो बहुत अच्छी है, वो कर सकते हो। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। टॉपिक्स यही है, घूम फिर पे इन्हीं पे प्रश्न आने हैं। अगला जो सेगमेंट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 3 आयाम है। एक तो दैनिक जीवन में विज्ञान प्रौद्योगिकी, उन पे देखिए क्या प्रश्न आए हैं। फिर भारत में जो साइंटिस्ट वगैरह हुए उन पे, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उसमें प्रश्न आए हैं। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, साइबर टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, ये जो नई टेक्नोलॉजीज है इन पे क्या क्या प्रश्न आए हैं। तो प्रश्न देखिए पहले। 2018 में बायोटेक्नोलॉजी में सवाल पूछा गया है। 2017 में स्टेम सेल्स पर सवाल पूछा गया है। 2015 में भारत का जो पारंपरिक ज्ञान है उसकी डिजिटल लाइब्रेरी टीकेडीएल पे प्रश्न पूछा गया है। रोबोटिक्स पर 2015 में प्रश्न पूछा गया है। 2014 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे प्रश्न पूछा गया है। 2013 में क्रिकेट में जो एम्पायर डिसीजन लेते हैं उन पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, सिलिकॉन टेप का क्या काम रहता है, उस पर प्रश्न पूछा गया है। एफआरपी कंपोजिट मटेरियल 2013 में पूछा गया है। पेटेंट लॉ, 3D प्रिंटिंग और फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो है उन पर 2013 में प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के साइंटिस्ट और इंडियनाइजेशन या भारत में जो
जो आंतरिक हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर क्या क्या काम होते हैं उन पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 2019 में स्पेस स्टेशन है इंडिया में, इंडिया स्पेस स्टेशन पे के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है उस पर प्रश्न पूछे गए हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन मेडिसिन, उसके पेटेंट्स पे 2019 में सवाल पूछा गया है। 2018 में बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और सत्येंद्र नाथ बोस का योगदान, उस पर प्रश्न पूछा गया है। 2017 में हमारा स्पेस मिशन, उस पर सवाल पूछा गया है। दूसरा, भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे प्रश्न पूछा गया है। 2016 में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया के लोगों का अचीवमेंट क्या क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी पे सवाल पूछा गया है। 2015 में भारत में जीपीएस सिस्टम, साइंटिफिक रिसर्च यूनिवर्सिटी में क्यों कम हो रही है, 2014 में इस पे प्रश्न पूछा गया है। और ड्रग रेजिस्टेंट डिजीजेज इंडिया में क्यों बढ़ रही है, इन पे सवाल पूछा गया है। तो कुल मिला के 2 आयाम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओवरऑल क्या क्या है, उनको आपको कैसे करना, फिर इंडिया के संदर्भ में। इंडिया के संदर्भ में आप न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर जो पढ़ते हो उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। और बाकी जो टेक्नोलॉजी का स्टेटस है, आपको विकिपीडिया पे बायोटेक्नोलॉजी डालनी है, नैनो टेक्नोलॉजी डालनी है, उस पर पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी, रोबोटिक्स इत्यादि डालनी है। तो दोनों को आप मिला के कर लोगे तो आपको कोई भी एक मोटी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसी में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। डे टू डे बेसिस पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको आपको ठीक से पढ़ना है, वो भी आपको विकिपीडिया पे अलग से एक पेज मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट है इसमें बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, लेकिन बशर्ते आप उसकी तैयारी जो है सलीके से करो, ठीक से करो, बिल्कुल साइंटिफिक टेम्पर के साथ करो। सबसे जो लास्ट पार्ट है जीएस के पेपर का, पेपर 3 का, वो एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड है, इंसर्जेंसी से रिलेटेड है, भारत की आंतरिक, भारत की बाह्य सुरक्षा से संबंधित है। इस पे समय समय पे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, खासकर टेररिज्म से रिलेटेड, भारत की साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो क्या क्या प्रश्न देखिए। 2019 में आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल पूछा गया है। 2019 में यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो कानून है उस पर प्रश्न पूछा गया है। 2018 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी वामपंथी जो उग्रवाद है उस पर प्रश्न पूछा गया है। 2017 में मॉब वायलेंस और टेररिस्ट फंडिंग पे सवाल पूछा गया है। 2017 में भारत के उत्तर पूर्व में जो इंसर्जेंसी है उस पर सवाल पूछा गया है। 2016 में टेररिज्म जो है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन गई, उस पर सवाल पूछा गया है। 2015 में 2 सवाल पूछे गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर और रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, यानी आईसिस को लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो साइबर मीडिया पर या साइबर डिजिटल मीडिया पर किस तरह से लोग धार्मिक रूप से अंधानुकरण की वजह से आईसिस को ज्वाइन कर रहे हैं। और 2013 में अगेन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे सवाल पूछा गया है। तो आतंकवाद, वामपंथी आतंकवाद, आतंकवाद से संबंधित संगठन, संस्थान, उनकी फंडिंग, भारत में कैसे काम करते हैं, उनके क्या क्या प्रभाव है, उनके क्या क्या रूप है, ये चीजें आपको पढ़नी है। ये आपको न्यूज़पेपर में केवल और केवल आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहते हो तो आईडीएससी की वेबसाइट जो है डिफेंस स्टडीज की, उस पर भी आपको कुछ ना कुछ आर्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन उसकी पूरी बुकलेट पढ़ो, उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत बड़ा निष्णात नहीं बनना है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये भी टॉपिक भी बहुत बड़े बड़े हैं, रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें आपको इस पे बहुत अच्छे से इनपुट्स मिल जाएंगे। तो इनको पढ़िए, इनको गुनिए बुनिए, उन पे मनन कीजिए, तभी आप इस पे अच्छे उत्तर लिख पाएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड, उसमें देखिए क्या क्या प्रश्न आए। 2019 में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स पे सवाल पूछा गया है। 2018 में सीपीसी पे प्रश्न पूछा गया है। 2016 में टेररिस्ट अटैक्स जो है, आर्म्ड एक्शन, उन पे क्या क्या हो रहा है उस पे प्रश्न पूछा गया। 2016 में बॉर्डर मैनेजमेंट पर, 2014 में एयर स्पेस के ऊपर, 2014 में रेडिकलिज्म का क्या प्रभाव है, इलीगल ट्रांसपोर्ट माइग्रेशन क्यों हो रहा है उस पर सवाल पूछा गया है। इंडिया की नौसैनिक जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उस पर सवाल पूछा गया है। 2014 पे भारत के संदर्भ में इंडिया और चाइना का जो रिलेशंस बढ़ता जा रहा है उससे भारत की सिक्योरिटी को क्या खतरा, उस पर प्रश्न पूछा जा रहा है। और 2013 में भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। जो लास्ट पार्ट है इस पेपर का वो है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। तो मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए भी आपको आईडीएससी की वेबसाइट देखनी है, डेली का न्यूज़पेपर देखना। क्वेश्चन देखिए किन किन टॉपिक से पूछे गए। 2018 में भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर, 2013 में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग पे सवाल पूछा गया है। 2019 में भारत में इंटरनेट क्राइम्स क्या है उन पे प्रश्न पूछा गया है और पूछा गया कि साइबर डोम परियोजना क्या है। 2018 में डेटा सिक्योरिटी पर, 2017 में साइबर अटैक पर, 2016 में सोशल मीडिया का यूज लोग जो है नॉन स्टेट यानी गैर राज्य लोग जो कैसे यूज कर रहे हैं। 2015 में सिक्योरिटी इंप्लीकेशन ऑफ क्लाउड होस्टिंग ऑफ सर्वर पे प्रश्न पूछा गया है। 2015 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पर, 2013 में डिजिटल सिग्नेचर, सोशल नेटवर्किंग और साइबर वॉरफेयर पे प्रश्न पूछा गया। तो ये कुल मिला के सारी बातें जो थी हमने पेपर 3 की करी। साइबर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो आपको आईडीएसए की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया आप जो विकिपीडिया पे पढ़ोगे तो भी आपके इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये ऐसा पेपर है आप 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। पूरे साल जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनमें ये टॉपिक छांट के रखिए और इन पर आपके जो भी टेक्स हैं उनको नोट करते जाइए, इन पे मनन करके आप लिखोगे, बहुत अच्छे उत्तर आपके बनेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।